Hello friends, welcome back to my YouTube channel Accounts Academy. So let's begin our journey to mastering accounts and commerce. In this video, we are going to discuss the first chapter of class 11th accounts, that is Introduction to Accounting. So accounting concepts and principles start करने से पहले let's have a look at what accounting is. Definition दी है the American Institute of Certified Public Accountants ने. So accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. Now इस definition को हम break down करके समझेंगे to understand the meaning of accounting. So first word we can say is art. Accounting is an art. क्यों? इसमें इन्वॉल्व होता है क्रिएटिविटी, जजमेंट एंड स्किल्स. देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो हाउ टू प्रेजेंट इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी. जजमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें अज्यूम भी करनी होती हैं एंड ऑल्सो हमें कुछ मेथड्स देखने होते हैं कि कौन सा अप्लाई करें. जैसे डेप्रिसिएशन है, सो वी हैव टू मेथड्स फॉर इट, रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड. इसमें से कौन सा मेथड लगाना है वो अपना जजमेंट लगाएगा मैनेजमेंट और देन इट विल अप्लाई. एंड लास्ट बहुत सारे इसमें हमें जैसे प्रोविजंस बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर टैक्सेशन, रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफ़र करना है. ये सब चीज़ें हैं विच रिक्वायर्स जजमेंट एंड स्किल्स. इतने कॉम्प्लेक्स टैक्स लॉज एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब हम आगे पढ़ेंगे. इन सबको अप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर स्किल्स. इसका मतलब अकाउंटिंग गोज़ बियॉन्ड साइंस. साइंस में क्या है? इट हैज़ सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स बट इट ऑल्सो रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, जजमेंट एंड स्किल्स. तो इसलिए अकाउंटिंग इज एन आर्ट. नेक्स्ट थ्री वर्ड्स I will like to take together. So these are recording, classifying and summarizing. सबसे पहले आता है इसमें रिकॉर्डिंग. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी हम सबसे पहले उसे रिकॉर्ड करेंगे. नाउ बी इट सेल्स और परचेज, कोई एक्सपेंस हुआ है, कोई इनकम रिसीव हुई है, एवरीथिंग वी विल रिकॉर्ड. नाउ वंस वी हैव रिकॉर्डेड देम, अब हम इन ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करेंगे इनटू ग्रुप्स और अकाउंट्स. मीन्स वेदर दीज आर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ और इनकम और एक्सपेंस, विल क्लासीफाइड टू मेक सेंस ऑफ इट. क्लासिफिकेशन के बाद हम इसकी एक समरी बनाएंगे. समरी में क्या आएगा, हम इस सारी ट्रांजेक्शन्स को समराइज करके एक कंसाइज स्टेटमेंट्स बनाते हैं विच वी कॉल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, लाइक वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट. सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दीज ऑल स्टेटमेंट्स और समरी हम क्यों बनाते हैं? टू हेल्प स्टेक होल्डर्स मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन यूजिंग द समरी. समरी से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की
फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है, which helps stakeholders in making a well-informed decision. नेक्स्ट हमने पढ़ा था in terms of money. I am writing it monetary terms. देखो इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं उसे क्वांटिफाई करके हम मॉनेटरी टर्म्स में ही लिखते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मनी इज़ अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो स्टेक होल्डर्स को उनके डिसीजन का क्या इम्पैक्ट हुआ वो सब अगर एनालाइज करना है तो वो मनी के टर्म्स में ही कर पाएंगे। इस साल प्रॉफिट कितने रुपए बढ़ा है या कितने रुपए कम हुआ है, ये सब एनालाइज करना हो तो दे नीड अ सर्टेन कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ मनी इन केस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट वी हैव आर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। सबसे पहले ये दोनों होते क्या हैं? सी, इवेंट इज एनी चेंज in business or its environment. It may be financial or non-financial. Transactions क्या होते हैं? Transactions are events which have financial impact on the organization. तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं in books of accounts. So now the next word we have is financial character. यार देखो हमने अभी पढ़ा इवेंट में भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। हम सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे विच आर फाइनेंशियल। फॉर इंस्टेंस sale of goods, it is an event, yes. Is it financial? Again yes, so it will be recorded. Now we have another event, that is change in management. So is it an event? Yes. Is it financial? No. So will it be recorded? No, because only those events are recorded which are financial. Financial means which have a financial impact on business. Coming to the last part of our definition, we have interpretation of results. Now अब यार रिकॉर्ड भी कर दिया, क्लासीफाई भी कर दिया, समराइज भी कर दिया, अब क्या? नाउ अकाउंटेंट हैज़ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। अब इंटरप्रेट का मतलब क्या है? इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंटरप्रेट का मतलब है इससे हम कोई ट्रेंड है उसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ रेशियोज हम आइडेंटिफाई करेंगे। रेशियोज पे पूरा एक चैप्टर है, विल डिस्कस इट इन डिटेल। हम सपोज ट्रेंड है, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, रेवेन्यू का क्या ट्रेंड है। सपोज रेवेन्यू पिछले 5 साल से 10% ग्रो कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ये अराउंड 10% ही ग्रो करेगा। इससे क्या होता है? स्टेक होल्डर्स गेट एन आइडिया। ये उन्हें हेल्प करता है कि आपका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या इन्वेस्टर्स को ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। इससे क्या होता है? मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स
या अदर स्टेक होल्डर्स कंपनी के फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यार देखो इस डेफिनेशन से क्या समझ आया, व्हाट इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग का अल्टीमेट गोल क्या है। व्हाट इज अल्टीमेट गोल? अल्टीमेट गोल है टू प्रोवाइड रेलेवेंट फाइनेंशियल डाटा। किस चीज़ के रिगार्डिंग? कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उसे इंटरप्रेट करने के लिए, और कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है उसे प्रिडिक्ट करने के लिए। और ये सब हम कैसे करेंगे? इन मॉनेटरी टर्म्स। तो यार देखो इसमें जो डेफिनेशन थी बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब इसमें एक और डेफिनेशन गिवन है बाय द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन which is accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। ये एक डायग्राम है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अकाउंटिंग लिंक्स डिसीजन मेकर्स विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड विद द रिजल्ट्स ऑफ देयर डिसीजंस। मतलब जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो डिसीजन मेकर्स को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और उसके रिजल्ट के साथ भी लिंक करता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस? अभी हमने पढ़ा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम कम्युनिकेट करेंगे टू डिसीजन मेकर्स। अल्टीमेट यूजर्स तो यही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अब डिसीजन मेकर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। डिसीजन मेकर्स इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेंगे विच इज़ एक्शंस। इनके एक्शंस विल लीड टू इकोनॉमिक इवेंट्स। अब इकोनॉमिक इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। इकोनॉमिक इवेंट्स को जब हम रिकॉर्ड करेंगे अगेन इट्स accounting process. This process keeps on going throughout the life of business. So that's all about this diagram. तो अभी तक अकाउंटिंग की डेफिनेशन एंड अकाउंटिंग का प्रोसेस हमने समझ लिया है। तो अब तक ये तो सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट अकाउंटिंग इज़। आगे इसमें जो सेकंड डेफिनेशन गिवन थी उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं which are economic events, identification, measurement, recording, communication, organization, interested users of information। ये सब भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे अब पॉइंट बाय पॉइंट। बॉक्स 1 में हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग है, ये खुद पढ़ लेना, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं ऐसा। एक इनका नाम याद रखना, ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। सो फर्स्ट एस्पेक्ट जो हमारे पास है वो है इकोनॉमिक इवेंट्स। देखो इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? हैपनिंग ऑफ कंसिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। एग्जाम्पल, किसी ने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, उसे इंस्टॉल करा और मैन्युफैक्चर के लिए तैयार किया। ये क्या है? एक इवेंट है। इसमें देखो बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, जैसे कि जो मशीन हमने बाई की है वो, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चा हुआ है दैट्स ऑल्सो ट्रांजेक्शन। हमने इंस्टॉल करने के लिए साइट प्रिपेयर की है और बाकी भी एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। इन सब ट्रांजेक्शन्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करेंगे। कितने रुपए की मशीन आई है, कितना उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस था, इस पूरे से जो बनेगा डेट्स कॉल्ड इकोनॉमिक इवेंट। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। एंड वन मोर थिंग, इकोनॉमिक इवेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल इवेंट क्या होगा? जिसमें किसी एक
ऑर्गेनाइजेशन ने किसी बाहर वाले आउटसाइडर के साथ काम किया है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर्स को गुड्स सेल किया है, तो कस्टमर आउटसाइडर है और ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच जो इवेंट हुआ दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल इवेंट। एक होता है इंटरनल इवेंट। इंटरनल इवेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के ही दो डिपार्टमेंट्स के बीच में या दो इंटरनल विंग्स के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है। सपोज रॉ मटेरियल है, वो किसके पास होता है? स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। ऑर्गेनाइजेशन के दो डिपार्टमेंट के बीच इवेंट हो रहा है, तो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल इवेंट। अगला एस्पेक्ट वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी है। मतलब देखो, जैसा एक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कंपनी कोई सेल या परचेज करती है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना कौन सा रिकॉर्ड करना है, कौन सा नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब है क्वांटिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल टर्म्स में। किसे यूज़ करते हैं? मॉनेटरी यूनिट, डिस्कस्ड अर्लियर, रुपये, पैसा, मेजरिंग यूनिट्स यूज़ करते हैं। अगर हम इवेंट को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। या कोई ऐसी चीज़ आ गई लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, इसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग, अब इकोनॉमिक इवेंट्स आइडेंटिफाई भी हो गए, मेजर भी हो गए। अब हम क्या करेंगे? उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हम उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। हमें नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आगे समराइज़ भी करना है, तो इसलिए हम उन्हें रिकॉर्ड इस तरीके से करते हैं कि आगे समरी में ईजी हो। अब रिकॉर्डिंग भी हो गया, अब क्या? अब हम उन्हें करेंगे कम्युनिकेट। इन सबसे हमें क्या मिला? इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है। इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी तो उससे हमें करना है कम्युनिकेट। किससे करना है? टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल में मैनेजर, दैट इज़ मैनेजमेंट आ जाते हैं, अदर इंटरनल यूजर्स। इसके अलावा एक्सटर्नल यूजर्स भी कुछ हैं। इन्फॉर्मेशन हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स इन्फॉर्मेशन देती है जो वैरायटी ऑफ यूजर्स को हेल्प करती हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन असेस करने में। इससे वो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और बाकी नेसेसरी डिसीजंस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, नेसेसरी डिसीजंस लेते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह डिज़ाइन करनी है कि राइट इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट राइट टाइम। राइट इन्फॉर्मेशन, राइट पर्सन, राइट टाइम। रिपोर्ट्स हम डेली भी बना सकते हैं, वीकली भी हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, जैसे भी यूज़र्स को नीड हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? अकाउंटेंट की एबिलिटी होनी चाहिए एंड एफिशिएंसी इन प्रेजेंटिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटेंट किस तरह रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, दैट इज। नेक्स्ट वी हैव इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? बिजनेस एंटरप्राइज, फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट हो, बड़ा हो छोटा हो, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो सकती है। इन सब के बारे में हम बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो यार, अकाउंटिंग इज अ मीन्स जिससे हम नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किससे कम्युनिकेट करता है? पहले भी पढ़ा था मैंने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आता है? हमारे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव्स,
financial officer, vice president, business unit managers, plant managers, store managers, line supervisors and etc. एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स दैट इज शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर्स. आप पढ़ सकते हैं. नाउ बॉक्स 2 विल टेक ब्रीफली. यूजर्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए क्यों? ओनर्स को क्यों चाहिए? उन्हें ये देखने के लिए चाहिए कि क्या उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न मिल रहा है जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी रहेगी. इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए ओनर्स को या शेयर होल्डर्स को. डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को क्यों चाहिए? उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल कंपैरिजंस करने हैं अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए, जिससे वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडस्ट्री फिगर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें पता चलेगा कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है एंड क्या वीकनेसेस है. इसके अलावा उन्हें ये भी इंश्योर करना है कि एडिक्वेट रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल पा रहा है या नहीं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपना डेट पे कर पाएगी या नहीं, विल इट बी एबल टू रिमेन सॉल्वेंट. इसके अलावा क्रेडिटर्स या लैंडर्स, उन्हें क्यों चाहिए? उन्हें जानना है कि क्या उन्हें उनका पैसा वापस मिलेगा. तो इसलिए उन्हें मेन जो फोकस होता है उनका लिक्विडिटी पे होता है, मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट्स पे कर पाएगी या नहीं, विच इज़ द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी. प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, वो उन्हें यूज़ करते हैं ये एसेस करने के लिए कि इन्वेस्ट करें या ना करें उस बिजनेस या कंपनी में अपना पैसा. बाकी गवर्नमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इरडा, आरबीआई, इन सबको क्यों चाहिए? ये देखने के लिए कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, और उन्हें अपने लीगल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं. लीगल ऑब्लिगेशंस किसने इम्पोज किए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी. अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन और ख़त्म होता है विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इस प्रोसेस में अकाउंटिंग जनरेट्स इंफॉर्मेशन. ये इंफॉर्मेशन इनेबल करती है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस. इसलिए इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन भी इसेंशियल है. यूज़फुल होने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. यूज़र्स को सर्व करे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलाई कर रहे हैं एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन ऐसी दे जो यूज़फुल हो फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेलुएटिंग कैश फ्लोज क्या हो सकते हैं वो प्रिडिक्ट और इवेलुएट करने में. इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे जो मैनेजमेंट की एबिलिटी को रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की जज कर सकें. फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव इंफॉर्मेशन दे अजम्पशंस को डिस्क्लोज करके, और ऐसी एक्टिविटीज़ पे भी इंफॉर्मेशन दे विच अफेक्ट द सोसाइटी. So this explains accounting as a source of information. आगे we have test to understanding 1. Try it yourself, we'll discuss it in next video. अकाउंटेंट का जो रोल है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करने में वो ये है कि वो इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके उन्हें रिपोर्ट्स में कंपाइल करता है. जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं जो यूजर्स को कम्युनिकेट होती हैं. यूजर्स इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज़ रेलेवेंट, एडिक्वेट एंड रिलायबल. अभी हमने ऊपर पढ़ा था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स की जो नीड्स होती हैं दे आर डाइवर्जेंट. सो डाइवर्जेंट नीड्स को कैटर करने के लिए अकाउंटिंग डिसिप्लिन के अंदर कुछ सब डिसिप्लिन्स डेवलप हो गए हैं जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इन तीनों के बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. पहला सब डिसिप्लिन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. जो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग.
फाइनेंशियल रिपोर्ट से पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड फाइनेंशियल साउंडनेस। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं जो हो गई है, यानी इट रिलेट्स टू पास्ट पीरियड। सर्व्स द स्टीवर्डशिप फंक्शन। स्टीवर्डशिप फंक्शन का मतलब होता है मैनेजमेंट फंक्शंस। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को टू टेक वेरियस बिजनेस डिसीजंस। इसमें हम ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी यूनिट्स में रिकॉर्ड करते हैं, सो इट इज़ मॉनिटरी नेचर। इसका प्राइमरी कंसर्न होता है प्रोविज़न ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल स्टेक होल्डर्स। दैट्स इट। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या सर्विस रेंडर करने में कंपनी ने कितना कॉस्ट इनकर किया है वो एसर्टेन करने के लिए यूज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट जब पता चलता है उसके अकॉर्डिंग वी डिसाइड प्राइस, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। जब हमें कॉस्ट पता होगा तो वी कैन कंट्रोल द कॉस्ट। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट को भी कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग विच कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वालों को, इंटरनल यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू इनेबल दैम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लेता है? मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो ऊपर तो अकाउंटिंग ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी हेल्प से मैनेजमेंट अपना बजट प्रिपेयर करता है, प्रॉफिटेबिलिटी एसेस करता है, प्राइसिंग डिसीजंस लेता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस लेता है एंड सो ऑन। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था इट रिलेट्स टू पास्ट, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, विच रिलेट्स टू फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स फोरकास्ट, कितनी सेल्स होगी, कब होगी, कैश फ्लोज, किस एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो होगा, कब होगा, कैसे होगा एंड एट्सेट्रा। अकाउंटिंग का स्कोप क्योंकि बहुत वास्ट हो चुका है तो नए एरियाज लाइक ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एट्सेट्रा भी आ गए हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के वो एट्रीब्यूट्स जो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और यूजफुलनेस को एनहांस करते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिसीजन के लिए यूज़फुल होगी अगर उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। इनका मतलब आगे पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब यूज़र्स उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड कर सकें। रिलायबल इंफॉर्मेशन वो होगी विच इज़ फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। रिलायबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं वो क्रेडिबल हो, उसे इंडिपेंडेंट पार्टीज वेरीफाई कर सकें और वो न्यूट्रल हो, यानी कोई बायस ना हो, एंड इट शुड बी फेथफुल। आगे भी हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग ये ऊपर पढ़ लिया था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब इन्फॉर्मेशन काम की हो। काम की कब होगी? जब वो टाइम पे अवेलेबल होगी, प्रिडिक्शन और फीडबैक में हेल्प करेगी एंड इन्फ्लुएंस करेगी यूजर्स के डिसीजन को। कैसे? बाय हेल्पिंग देम फॉर्म प्रिडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, कन्फर्मिंग और करेक्टिंग देयर पास्ट इवेल्युएशंस। मतलब अगर उनके पास्ट के इवेल्युएशंस सही थे तो उन्हें कंफर्म करेगी और आगे भी वो वैसे इवेल्युएट करेंगे, अदरवाइज उन्हें करेक्ट करेगी। अगला कैरेक्टरिस्टिक है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं, दैट इज़ यूज़र्स, वह अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को उसी सेंस में इंटरप्रेट करें जिस सेंस में वो कन्वे हो रही है। जैसे गुड कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन होता है, तो गुड कम्युनिकेशन कहते हैं अगर मैसेज जिस सेंस में कन्वे किया गया है उसी सेंस में रिसीवर ने उसे इंटरप्रेट किया है। तो ऐसे ही अकाउंटेंट को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करे कि उसे सामने वाला यूज़र सही से इंटरप्रेट कर सके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट और रिलायबल होने के साथ कंपेरेबल भी होना चाहिए।
जो यूज़र्स हैं वो उसे कंपेयर कर सकें ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड ऑल्सो विद अदर एंटिटीज़। यानी पहले उसकी क्या सिचुएशन थी और अब क्या है वो भी कंपेयर कर सकें, और ये कंपनी कैसा कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज ये भी कंपेयर कर सकें। कंपेरेबल होने के लिए अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कॉमन पीरियड को बिलोंग करें, उनकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी कॉमन हो और उनका फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग भी सेम होना चाहिए। Test to understanding 2, we'll discuss it in our next video. Next topic is objectives of accounting. तो देखो अभी तक जितना पढ़ा उससे ये तो समझ आ गया होगा कि बेसिक ऑब्जेक्टिव इज यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। बाकी इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट वन इज़ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग हम यूज़ करते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने का, जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब कोई कितना ही ब्रिलियंट मैनेजर हो वो हर चीज़ तो एक्यूरेटली याद नहीं रख सकता विद अमाउंट, कितने की परचेज हुई कितने की सेल्स हुई, तो इसलिए हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस का नेट रिजल्ट जानना चाहते हैं पीरियोडिकली, यानी कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो अनदर ऑब्जेक्टिव होगी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिपिक्ट करती है अकाउंटिंग इन द फॉर्म ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या होता है विल डिस्कस इन डिटेल। अभी फ़िलहाल यहाँ शॉर्ट में है, रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एसेट। यानी बिजनेस के पास जो भी चीज़ें हैं जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, कैश, वो सब एसेट हो जाता है। एंड क्लेम्स अगेंस्ट सच रिसोर्सेज, यानी कि बिजनेस के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, वो सब लाइबिलिटीज़ हो जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है बाय अकाउंटिंग उसे कम्युनिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स टू द यूज़र्स। पहले भी पढ़ा था, दे आर इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। दोनों इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनल यूज़र्स में आ जाते हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर इंस्टेंस मैनेजमेंट। एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाते हैं जो बिजनेस के बाहर हैं, इनके पास अथॉरिटी लिमिटेड होती है और रिसोर्सेज यूज़ करने की एबिलिटी भी लिमिटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि डिफरेंट यूज़र्स को डिफरेंट नीड्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। डिफरेंट नीड्स है तो वो जिस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं सपोज़, वो किस में इंटरेस्टेड है, रिस्क एंड रिटर्न में, यानी उनकी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है और उन्हें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है। यूनियंस एंड एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए सैलरी के लिए, तो उनके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नेक्स्ट है लेंडर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कंपनी की क्रेडिट वर्थीनेस क्या है, यानी कि वो अपना लोन रीपे कर पाएगी या नहीं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि जो अमाउंट बिजनेस ने उन्हें देनी है वो अमाउंट वो दे पाएगा या नहीं जब वो ड्यू होंगी, और बिजनेस एग्जिस्ट करेगा या नहीं। कस्टमर्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वो बिज़नेस आगे एग्जिस्ट करेगा या नहीं। क्यों, क्योंकि इससे इम्पैक्ट होता है कि उन्हें उस प्रोडक्ट की सप्लाई आगे भी मिलेगी या नहीं, उसके पार्ट्स अवेलेबल होंगे या नहीं, और आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी या नहीं। गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए
ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन कंप्लाइंस टू रेगुलेशंस, यानी जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन सबसे ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाई कर रही है या नहीं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, जैसे कि एनवायरमेंटल ग्रुप है, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसकी कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिससे वो डिटरमाइन कर सकें कि उनका कंपटीशन कैसा होगा। और इसमें एक बेंचमार्किंग प्रोसेस के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं। बेंचमार्किंग में क्या होता है, हम जो इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिस होती है उसे देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस से कैसे डिफरेंट है, अपनी प्रैक्टिस वैसे करने की कोशिश करते हैं। इट्स कॉल्ड बेंचमार्किंग। ऑल्सो कॉम्पिटिटर्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पजेस, अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3, अगेन विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज रोल ऑफ अकाउंटिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जैसे सोसाइटी की डिमांड्स इंक्रीज़ हो रही हैं, अकाउंटिंग का रोल भी चेंज हो रहा है। अकाउंटिंग का रोल अभी हमने इतना समझ लिया है कि ये क्या करता है, बहुत सारा जो डाटा है उसे एनालाइज करता है एंटरप्राइज के रिगार्डिंग, एंड उसे क्लासीफाई समराइज करके रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स में रिड्यूस कर देता है। हैंस इट इज़ रिगार्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सर्विस एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है बाय प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो यूज़र्स को हेल्प करता है। अभी ऊपर हमने एक टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और कम्युनिकेट करता है टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरनेशनल पार्टीज़। हाउएवर, अब जैसे हमने पढ़ा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को, यानी कि पास्ट ट्रांजैक्शन से रिलेट करता है ये, और ये क्वांटिटेटिव है एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो ये फाइनेंशियल भी है। इस वजह से डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल को ही रिकॉर्ड करता है। अब ये कुछ लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 4, अगेन विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग खुद ट्राई करिए टू सॉल्व देम। Here is one box, different roles of accounting. Let's discuss it briefly. As a language, अभी हमने ऊपर पढ़ा था accounting is considered as a language of business. ये लैंग्वेज है क्योंकि इससे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। एज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, इसमें हम क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को। क्रोनोलॉजिकल मतलब इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्रेंस, यानी जो इवेंट पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुआ उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी, ये एक तरीका ये डिटरमाइन करने का कि एंटिटी की एक्चुअल में क्या इनकम है, मतलब ओवर टाइम उसकी वेल्थ में क्या चेंज हुआ है। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लिंक करता है इंफॉर्मेशन सोर्स को इंफॉर्मेशन रिसीवर से। सोर्स कौन है, अकाउंटेंट, और रिसीवर कौन है, यूज़र्स। कैसे लिंक करता है, बाय चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब पूरी रिपोर्ट्स वगैरह बना के ये अकाउंटेंट को यूज़र से लिंक करता है। एज अ कमोडिटी, स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन को एक सर्विस की तरह देखते हैं जो डिमांड में है, और अकाउंटेंट्स उस सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। इसमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं जो अकाउंटिंग में आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सो दे आर 20 सच टर्म्स। इन सब टर्म्स को मैं एक अलग से वीडियो बना के उसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस वीडियो को शॉर्ट ही रखना चाहूँगी, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो
उसे आप बाद में अलग से भी रेफ़र कर सकते हो कभी कोई टर्म समझना हो तो। लास्टली वी हैव टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग 5. Again, try it yourself. Answers we'll discuss in next video. So that's it for this video. Thank you. Keep learning. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।